हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई शिक्षा मंत्र। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ व्यापम के अंतर्गत होने वाली एडीओ की एग्जाम के 2012 के पेपर का पार्ट नंबर 5 देखने वाले हैं। इसके फर्स्ट से लेके फोर्थ पार्ट तक हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसका, विशाल शब्द का विलोम है। विशाल शब्द जो होता है उसका विलोम क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शंस हैं ए छोटा, बी क्षुद्र, सी लघु और डी सूक्ष्म। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्षुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही वह वीर बालक है जिसने डूबती हुई बालिका को बचाया था। यह है जो ये सेंटेंस दिया हुआ है, यही वह वीर बालक है जिसने डूबती हुई बालिका को बचाया है, वह किस प्रकार का सेंटेंस है ये हमें बताना है। ऑप्शंस हैं ए सरल वाक्य, बी कठिन वाक्य, सी संयुक्त वाक्य और डी मिश्र वाक्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि देखिए इस पे एक सेंटेंस क्या हो गया, यही वह वीर बालक है, ये एक पहला सेंटेंस आपका हो गया। यहाँ पे लगा है कॉमा लगा हुआ है, अल्प विराम लगा हुआ है, इसके बाद लिखा है जिसने डूबती हुई बालिका को बचाया था। तो एक प्रकार से ये दूसरा सेंटेंस हो गया, और ये दोनों जब मिक्स हो गए तो ये किस प्रकार का सेंटेंस कहलाएगा? मिश्र वाक्य कहलाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मैं झूठ से घृणा करता हूं, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? मैं झूठ से घृणा करता हूं, ये सेंटेंस है, इसमें कौन सा कारक है ये बताना है। ऑप्शन है ए करण, बी संबंध, सी अपादान, डी कर्म। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अपादान। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे क्या कहा जाता है? कोई ऐसा वाक्य है जिसमें कर्ता भी है और क्रिया भी है। कर्ता मतलब कौन? जो भी काम को कर रहा है वो कर्ता कहलाएगा, और क्रिया क्रिया मतलब जो भी इंसान जिस काम को कर रहा है वो काम क्रिया कहला जाएगी। ऑप्शंस देखेंगे, ए है मिश्र वाक्य, बी सरल वाक्य, सी विधिवाचक और डी संयुक्त वाक्य। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरल वाक्य। अगला प्रश्न है, स्वर ध्वनि किसे कहते हैं? मतलब हमें ये बताना है कि स्वर ध्वनि के अंतर्गत क्या आएगा। दो प्रकार के होते हैं वर्ड हिंदी में, एक स्वर होगा एक व्यंजन होगा, है ना। चलिए ऑप्शंस देख लेंगे, ए है री और र, बी आ और आ, सी या और रा और डी का और खा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ और आ। देखिए स्वर ध्वनि मतलब दो वर्ड दिए हुए हैं, दोनों में जो स्वर के अंतर्गत आता है हमें वो बताना है। तो देखिए स्वर क्या होते हैं, आ से लेके आहा तक स्वर होते हैं, ठीक है। और व्यंजन क्या होता है, का से लेके ज्ञा तक क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। अब देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन में री लिखा है, री मतलब ये भी एक प्रकार का स्वर होता है, आ ई ई उ री ए आई ओ औ अम आहा, है ना। तो री तो स्वर में आता है, लेकिन रा जो शब्द है वो स्वर में नहीं आता है, तो ये आपका आंसर नहीं है। सेकंड में आ और आ यानी कि ये भी स्वर है आपका और ये दूसरा वाला भी स्वर है, तो ये आपका सही आंसर होगा। या और रा क्या है? व्यंजन है, और का और खा भी व्यंजन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए बहुव्रीहि, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय और डी द्वंद्व। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, अपादान तत्पुरुष समास का सही शब्द चुनिए। अपादान जो समास है उसका सही शब्द क्या होगा? ऑप्शंस हैं, ए रोग मुक्त, बी रस भरा, सी रोगग्रस्त और डी मदमाता। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए रोग मुक्त, रोग से मुक्त होना। अपादान का क्या होता है? अपादान जो कारक है अपादान से, उसका आता है से, जहां पे भी से वर्ड यूज हो रहा है वो अपादान के अंदर होगा। लेकिन दो प्रकार के से होता है, एक तो ये होता है कि
एक से तो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं क्रिया के लिए, और दूसरा से होता है कि अलग होने के अर्थ में, मतलब कि जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो वो अपादान के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि एक है, कोई भी बच्चा है ना, रामू नाम का कोई बच्चा है, रामू गेंद से खेलता है, तो गेंद से खेल रहा है मतलब वो क्रिया कर रहा है, खेलने की क्रिया कर रहा है, तो वो कर्ण कारक होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, तुम, तू, तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए प्रश्नवाचक, बी पुरुषवाचक, सी संबंधवाचक और डी निजवाचक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुरुषवाचक। तुम, तू, तुम्हारा मतलब कि ये पुरुषवाचक होगा, है ना, क्योंकि ये हम किसी भी पुरुष के लिए यूज करते हैं, तुम्हारा, तुम, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ रहा है। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विकल्प है? ऑप्शंस हैं, ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि और डी स्वर और व्यंजन संधि दोनों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यथाशक्ति शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। यथाशक्ति शब्द जो है उसमें किस प्रकार का समास यूज हुआ है? ऑप्शन है, ए तत्पुरुष समास, बी बहुव्रीहि, सी अव्ययी भाव और डी कर्मधारय। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। यह किस छंद का उदाहरण है जो हम हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं ना, सॉरी, जो एक छंद है, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, ये जो छंद होता है, ये किस चीज का उदाहरण है, ये हमें बताना है। ए है दोहा, बी शालिनी, सी मत्स्य गयंद और डी कुंडली। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य गयंद। अगला प्रश्न है, संग कौन सा संज्ञा शब्द है? संग एक प्रकार का शब्द है, वो किस प्रकार का संज्ञा शब्द है ये बताना है। ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक और डी द्रव्यवाचक। तो देखिए, संघ हम किसके लिए यूज करते हैं? यूनियन के लिए। यूनियन मतलब कि कई सारे लोगों का ग्रुप बनाते हैं कि ये संघ के हैं या वो उस संघ का इंसान है। तो संघ मतलब किस, क्या समझ में आ रहा है? ग्रुप से समझ में आ रहा है ना, तो ग्रुप को हिंदी में क्या बोलते हैं? समूहवाचक, समूह बोलते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, समूहवाचक, क्योंकि जातिवाचक तो होगा नहीं, हम किसी जाति के बारे में बात करनी है, कोई भाव भी नहीं है इस शब्द में और ना ही द्रव्य है, तो इसका क्या आंसर होगा? समूहवाचक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? सभी शब्द में जितने भी शब्द दिए हुए हैं इसमें, तो किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शंस हैं, ए ममता बैल राधेश्याम, बी राधेश्याम पन्नालाल हिमालय, सी आम साधना ऊंचाई और डी उदासी शेर चालाकी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राधेश्याम पन्नालाल और हिमालय। अगला प्रश्न है, काल के कितने भेद होते हैं? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 3, बी 2, सी 4 और डी 5। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। 3 प्रकार के काल होते हैं, सभी को पता है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूत, वर्तमान और भविष्य 3 प्रकार के काल होते हैं। अगला प्रश्न है, जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? दो शब्द समास जो हैं अगर मिलकर तीसरे शब्द, जो तीसरा शब्द बन रहा है वो विशेषण शब्द बन जाए तो वो किस प्रकार का समास कहलाएगा? ऑप्शन है, ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी बहुव्रीहि और डी कर्मधारय। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है,
जो ये वर्ड है, शायद कोई कमरे में कोई छिपा है, तो इसमें जो शब्द है वो हमें बताना है। ऑप्शंस हैं ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी प्रश्नवाचक सर्वनाम और डी संबंध बोधक सर्वनाम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय मतलब कि निश्चित नहीं है, शायद बोल रहा है वो, उसको कंफर्म नहीं है कि कमरे में सच में कोई छुपा हुआ है नहीं, वो बोल रहा है अभी उसको कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है, शायद का यूज किया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देखेंगे, व्याल शब्द का पर्याय बताइए। जो व्याल शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द बताना है। ए उरग, बी भूधर, सी नीरव और डी तारक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उरग। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। हमें ये बताना है कि किस चीज, जो ऑप्शन दिए हो उसमें से किस चीज के नाम जो है वो पुल्लिंग ही होते हैं। ऑप्शंस देखेंगे, ए भाषाओं के नाम, बी नदियों के नाम, सी तिथियों के नाम और डी दिनों के नाम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी दिनों के नाम। ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। कैसे आएगा चलिए देख लेते हैं। भाषाओं के नाम, जैसे हम बोलते हैं ना कि यहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है, तो वो बोली जाती है बोल रहे हैं, बोला जाता है नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो पुल्लिंग में आएगा नहीं। नदियां बहती हैं, तो नदियां बहती हैं आएगा। बहती मतलब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ रहा है। नदियां बहता है तो बोलते नहीं है हम, है ना। तिथियां, तिथियां होंगी, महत्वपूर्ण तिथियां होंगी, हम बोलते हैं ना 1, 2 और 4 तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, होंगी बोलते हैं, मतलब कि फीमेल के लिए, स्त्रीवाचक स्त्रीलिंग के लिए यूज करते हैं वो हम। तो ये भी पुल्लिंग नहीं होगा। क्या होगा, सोमवार था, रविवार था, मंगलवार था, हम बोलते हैं मंगलवार का दिन था, बुधवार का दिन था, ऐसा बोलते हैं। ये तो नहीं बोलते मंगलवार का दिन थी, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। ये हमें बताना है कि किस शब्द के लिए को हम बहुवचन में यूज नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन है ए माल, बी दर्शन, सी होश और डी हस्ताक्षर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कितने कारक हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए 10, बी 9, सी 7 और डी 8। तो हमें बताना है कि कितने कारक होते हैं हिंदी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8। 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक कर्ता हो गया, दूसरा हो गया कर्म, तीसरा कर्ण, कर्ता कर्म संबंध, अधिकरण और अपादान, कर्ता ने कर्म को, ये जो होते हैं ना, ये 8 प्रकार के कारक होते हैं। 8 कारक होंगे। कौन कौन से, कर्ता ने, कर्ता मतलब जो कोई काम कर रहा है उसे बोलेंगे कर्ता। कर्म को, कर्म मतलब कि जिस काम को कर रहा है उसे बोलेंगे कर्म। कर्ण से, जिसकी सहायता से वो काम कर रहा है वो कर्ण में आएगा। संपदान को, के लिए, जिसके लिए वो काम कर रहा है वो संपदान के अंतर्गत आएगा। अपादान से अलग होने के अर्थ में, मतलब अपादान से के लिए ही आएगा, लेकिन वो क्यों यूज होगा, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग हो रही है, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, टूट के अलग होके गिर रहे हैं, है ना। तो वो अपादान से होगा। संबंध के, अपादान से संबंध होता है का के की, मतलब कि जिससे भी हम इसका भाई उसकी बहन ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, तो वो संबंध कारक के अंतर्गत आएगा। अधिकरण का यूज होगा में पर, मतलब कि अगर हम कहीं किसी भी बोलेंगे कि बुक टेबल पर रखी है, किताब टेबल पर रखी है, तो ये अधिकरण जो रहेगा वो अधिकरण कारक आएगा इसमें। और संबोधन क्या होता है, जैसे हम किसी का संबोधन करते हैं कि हे स्वामी, हे प्रिय, ये ऐसा बोलते हैं ना, या अरे मित्रों। तो ये संबोधन के लिए, संबोधन कारक इसके लिए यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है देखेंगे, राम ने श्याम को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए, राम ने, ये क्या हो जाएगा, कर्ता, है ना, और श्याम को मारा, कर्ता ने कर्म को, मतलब राम कौन हो गया, कर्ता हो गया, और श्याम क्या हो गया, कर्म हो गया।
तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा कारक है, ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए कर्ता कारक, बी कर्म कारक, सी कर्ण कारक और डी अपादान कारक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्ता कारक, क्योंकि हमें यहाँ पूछा जा रहा है राम ने मारा, है ना। राम ने क्या किया, राम के बारे में पूछा जा रहा है कि राम जो है उसमें कौन सा कारक है, तो राम क्या होगा, कर्ता कारक है। अगला प्रश्न है, हिंदी में सर्वनामों की कितनी संख्या है। हिंदी में कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं, ये बताना है। ऑप्शन हैं ए 12, बी 11, सी 13 और डी 10। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11। 11 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है। कर्म मतलब कि जिसके लिए काम किया जा रहा है। तो ऑप्शंस देखेंगे, ए है वह दिन में आएगा, बी भूखों को खाना खिलाओ, सी पेड़ से पत्ता गिरा और डी मैं घर पर जाता हूं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भूखों को खाना खिलाओ। कर्म कारक किसी लिए यूज होता है, जिसके लिए हम काम करते हैं। कर्ता जिसके लिए कोई काम करता है तो वो कर्म कहलाएगा। तो किसके लिए कर रहा है, भूखों के लिए। भूखों को क्या करना है, खाना खिलाना है, तो ये कर्म कारक के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन हैं ए 3, बी 4, सी 6 और डी 5। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। ऑप्शन हैं ए तुमने अच्छा किया जो आ गए, बी यह स्थान बहुत अच्छा है, सी अच्छा तुम घर जाओ और डी अच्छा है वह अभी आ गए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यह स्थान बहुत अच्छा है। अच्छा मतलब विशेषण, हम क्या कर रहे हैं, स्थान की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो विशेषण में ये वाला ऑप्शन जो है बी नंबर का वो यूज होगा। अगला प्रश्न है, मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद हैं। क्रिया कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन हैं ए 3, बी 2, सी 4 और डी 5। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 प्रकार की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। अभी देखिए कुछ देर पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था कि क्या पुल्लिंग के अंतर्गत आता है ना। अब पूछ रहा है कि क्या स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शंस। ए है बोलियों के नाम, बी है पेड़ों के नाम, सी है फलों के नाम और डी है सागरों के नाम। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बोलियों के नाम। बोलियों स्त्रीलिंग में कैसे आएगा, ऐसा बोलते ना, हिंदी बोली बोली जाती है, या यहाँ पर क्या बोलते हैं, बुंदेलखंडी बोली बोली जाती है। तो जाती है शब्द यूज कर रहे हैं हम, जाता है नहीं बोल रहे हैं। तो जाती है किस में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा। तो बोलियों के नाम जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान काल के कितने भेद हैं। जो वर्तमान काल है उसके भी कितने प्रकार होते हैं ये बताना है। ऑप्शन हैं 2, बी है 4, सी 3 और डी 5। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। 3 प्रकार के होते हैं वर्तमान काल के भेद। अब अगला प्रश्न देखेंगे, किस वाक्य में अपादान कारक है। अपादान कारक मैंने बताया था, किसी भी चीज से अलग होने के अर्थ में जो शब्द यूज होता है वो अपादान कारक होता है ना। तो पहला ऑप्शन है ए राम ने रावण को तीर से मारा। ठीक है, तो इसमें तो अपादान होगा नहीं, क्योंकि राम क्या है, कर्ता है, रावण क्या है, कर्म है। राम ने रावण को मारा, तो राम क्या है, कर्ता है, और तीर से मारा मतलब कि ये कर्ण के अंतर्गत आएगा। जो तीर से मारा, किसकी सहायता से मारा, तीर की सहायता से, तो ये कर्ण के अंतर्गत आएगा, है ना। दूसरा ऑप्शन है मोहन से अब नहीं गाया जाता। जो मोहन है, मोहन क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और जो तीसरा ऑप्शन है इसमें, हिमालय से गंगा निकलती है। तो देखिए हिमालय है,
गंगा क्या हो रही है, निकल के बह रही है, मतलब कि बह रही है वहां से निकल के, मतलब क्या हो रही है, हिमालय से वो गंगा अलग हो रही है। तो यहाँ पे अपादान कारक आ सकता है। बाकी जो ये 3 ऑप्शन है, डी ऑप्शन है चाकू से फल काटो, यहाँ पे भी अपादान नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हिमालय से गंगा निकलती है, क्योंकि हिमालय से गंगा क्या हो रही है, अलग हो रही है, निकल के जाती जा रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, उत्तम पुरुष। अगला प्रश्न है, पिताजी ने 2 लीटर दूध खरीदा। ये अंडरलाइन किया हुआ एक सेंटेंस है। रेखांकित पद में विशेषण कौन सा प्रकार है? इसमें बताना है कि जो विशेषण है वो किस प्रकार का विशेषण यूज किया गया है। ऑप्शन है, ए निश्चित परिणामवाचक, बी अनिश्चित परिणामवाचक, सी निश्चित संख्यावाचक और डी निश्चित संख्यावाचक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चित परिणामवाचक। क्योंकि इसमें बताया गया है 2 लीटर दूध, क्या है ये, एक प्रकार का निश्चित अमाउंट बता रहा है कि 2 लीटर दूध ही खरीदा है ना। अगर वो बोलते कि पिताजी ने दूध खरीदा, तो इसमें क्या होता, निश्चित होता, क्योंकि निश्चित इसलिए हो सॉरी अनिश्चित होता क्योंकि उसमें ये कंफर्म नहीं होता कि दूध खरीदा तो है लेकिन कितना खरीदा है ना। तो वो अनिश्चित के अंतर्गत अंगत आता है, लेकिन हमें पता है कि 2 लीटर खरीदा, तो वो निश्चित परिणामवाचक के अंतर्गत आएगा। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही जो 2017 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके भी हम पार्ट जल्दी अपलोड करेंगे, तो हमारे चैनल में आप बने रहिए।